ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। बाड़मेर जिले की चौहटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पराडिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती बबरी व उनके प्रतिनिधि सुरताराम मेघवाल पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पराडिया। तो यहां से सरपंच पद पे श्रीमती बबरी और इनके प्रतिनिधि सुरताराम जी मेघवाल आज हमारे साथ हैं। तो खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपकी पंचायत में ऐसी क्या समस्याएं थी, क्या ऐसे उद्देश्य थे जिनको लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको इस पद पे चुना है तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। और अगर मेन रूप से बात करें तो इनका राजनीतिक जो कार्यकाल है वो भी काफ़ी समय से ये राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सुरताराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो हमें अपना राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीतिक परिचय, राजनीतिक मतलब सामाजिक सेवाओं से जुड़ा रहा हूँ मैं शुरू से ही। जी जी। जब समाज कल्याण छात्रावास में जब 10th 12th में पढ़ता था तब भी वहाँ पे कुछ दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम आती थी। जी जी। उनको लेके लड़ाइयाँ चालू होती थी। तो फिर वहाँ पे एक सचिव का पद हुआ करता था जो मैनेजमेंट के लिए सचिव हुआ करता है। तो मैं वहाँ पे सचिव इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो वहाँ पे जो भी छोटा छोटा भ्रष्टाचार किया करते थे आटा दाल का, उन लोगों को लगा कि ये भाई राजनीति हमारे यहाँ सचिव बन गया तो इसके साइन चलेंगे और ये बनना नहीं चाहिए। तो सारा का सारा एरिया यूनाइट हुआ। हॉस्टल का जो भी चोरी करने की जिनकी आदत थी उन्होंने मेरे को हराया। तब से मुझे लगा कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए। लड़ाई हमेशा चालू रही और गरीब मजदूर और कमज़ोर वर्ग के लिए हमेशा सहायता करना मेरा हमेशा फ़र्ज़ रहा है। मैं राजस्थान कॉलेज जयपुर में पढ़ा और फैकल्टी फाइन आर्ट्स का मैं अध्यक्ष भी रहा राजस्थान यूनिवर्सिटी में। जब प्रताप सिंह खाचरियावास, ये हमारे सारे राजकुमार शर्मा, ये मेरे मित्र रहे हैं, साथ में पढ़े हम लोग। और उसके बाद में मैं NSU से जुड़ा रहा। राजस्थान कॉलेज में था, NSU से जुड़ा रहा। अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ से मैं जुड़ा रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और कई मूवमेंट छेड़े। और उसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा। 2000 से 2010 तक मैं यूथ कांग्रेस का बाड़मेर के जिले का जिलाध्यक्ष रहा। फिर जिला उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का रहा। उसके बाद में मैं उपरला सरपंच निर्विरोध सरपंच चुना गया, उपरला ग्राम पंचायत का। अभी हमारी ग्राम पंचायत अलग हुई है पराडिया उपरला से। तो दूसरी बार मेरी पत्नी जो सरपंच है। हालांकि आज सरपंच प्रतिनिधि के रूप में तो मुझे बात क्या करूँ, सरपंच को ही बात करनी चाहिए, मगर वो अभी वो सामने आके बात कैमरा नहीं फेस कर पा रहे, तो चलो मैं उनकी तरफ से बात रख लेता हूँ। जी जी। और उसके बाद मैं दोबारा सरपंच बना। अभी मैंने जो है गत चुनाव जो है RLP से चौहटन से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था मैंने। 25,000 वोट भी आए थे, काफ़ी अच्छे वोट आए थे। और अभी वापस सरपंच का दायित्व भी मेरे परिवार को दिया गया है, जो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की सेवा की जा सके। बिल्कुल। तो सर, अगर अपने मुख्य रूप से बात करें, क्योंकि आपका जो संघर्ष का जो आपने जहाँ से संघर्ष शुरू किया था तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और आपको जनता ने मौका भी दिया कि जो आप समाज सेवा के रूप में जो कार्य करना चाहते थे, तो सरपंच पद पे भी एक रह के आदमी जो है जनता की सेवा कर सकता है, तो लोगों ने भी आपको चुना। तो सर, जैसे आप जो राजनीति को किस एंगल से देखते हैं? राजनीति आज के टाइम में मैं जिस वर्ग से आता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, वो अभी तक जो है राजनीति को नहीं समझ पा रही है। जी जी। वो अभी रोटी और रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ है। जी जी। तो राजनीति कौन करता है? जिसके पास रोजी रोटी की प्रॉब्लम ना हो, वो कम से कम घर पे आए तो खाने की दिक्कत ना हो, वो राजनीति करते हैं। और हमारे वर्ग में आज भी रोजी रोटी के जुगाड़ में कोई बंदा उठता है, सुबह जाता है, रोजी रोटी के चक्कर में वापस आके खाना खा के सो जाता है, वापस उठ के उसको रोजी रोटी करने।
तो राजनीतिक एक वर्ग के हाथ में है, जो जिनके पास पैसा है उनके हाथ में है, और जो वास्तव में राजनीति करना चाहता है और समाज सेवा करना चाहता है, तो हम जिस वर्ग से आते हैं तो वो वर्ग उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब लोग हैं, वो राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। जब जागरूकता आ जाएगी कि भाई हाँ, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, उनके साथ अगर लोग खड़े रहेंगे तब स्वच्छ राजनीति शुरू हो पाएगी। नहीं तो क्या पैसे वाले, सिर्फ पैसे से ही अगर कोई राजनीति में सरपंच या डेलीगेट, प्रधान या प्रमुख या एमएलए बन जाता है तो वो उसी तरफ सोचेगा, क्योंकि वो पैसे से चुनाव लड़ा है, पब्लिक से नहीं। पब्लिक खुद पैसे के पीछे वोट कर देती है, चाहे दारू के पीछे करे, किसी के पीछे करे, तब तक स्वच्छ राजनीति हो नहीं सकती। मेरा मानना है कि जब तक एजुकेशन पूरी तरह से आएगी तब जाके वास्तविक राजनीति शुरू हो पाएगी। जब गरीब आदमी अमीर को हरा के जीतेगा तब मैं सोचूंगा राजनीति। तो सर, अगर बात करें, आपने विधायकी का भी चुनाव लड़ा और सरपंच पद पे अभी जो आपकी मिसेज है, तो आगे की आपकी क्या रणनीति? देखो, आगे का तो किसी ने देखा नहीं है कि आगे क्या होना है। अब जो उस टाइम देखा जाएगा। भाई मैं तो कांग्रेस में शुरू से रहा, और पूरे सरपंच संघ जो आज राजस्थान में एक अपना प्रतिनिधित्व करता है, उस सरपंच संघ का प्रॉपर फाउंडर मैं ही हूँ। मैंने ही नाम रखा। पहले मैंने सोचा सरपंच परिषद नाम रखा जाए या ये रखा जाए, फिर मैंने ब्रॉड सोचा, मैंने कहा नहीं, संघ एक बहुत बड़ा नाम है। तो एक मुद्दा था जल चेतना को लेके। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम, जल चेतना का कोई मुद्दा था तो हमने विरोध किया था, बहिष्कार किया था। चौटन में जो है इसका गठन किया। फिर उसका अखबारों में दूसरे ब्लॉक ने पढ़ा तो वहाँ भी उन्होंने गठन यूँ करते करते राजस्थान में जो सरपंच संघ का भी गठन हुआ। तो जुड़े हुए हैं काफ़ी। देखो, और भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोगों की सेवा करें, वो आगे भविष्य में जो देखा जाएगा। अभी तो हम सरपंच संघ और सरपंच से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से वापस जुड़ा हूँ। मैंने आरएलपी से चुनाव लड़ा, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में ऊपर से भी कांटेक्ट हुआ कि भाई आप कांग्रेस में हैं, वापस कांग्रेस में रहें। तो मैं कांग्रेस में आया वापस, और उसका मुझे ये तोहफा ज़रूर मिला कि मेरे गांव के लोग सारे वोटर्स कांग्रेस ही हैं। वो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे सरपंच पद पे काम करने के लिए मुझे मौका दिया, और मैं कर रहा हूँ। आगे जो होगा देखा जाए। तो बिल्कुल, जैसे आपने जो ये सरपंच संघ का जो संगठन है, इसके बारे में आपके दिमाग में जो विचार आया, आपने जो इसका निर्माण भी किया, तो आपको इसमें कितनी सफलता, और हमने भी देखा है कि जैसे जो सरपंचों की समस्या है या कुछ भी है, क्योंकि जो संगठन है उसके आधार पर ही अपने उनका जो निर्णय ले सकते हैं कुछ भी। तो ये सफलता के पीछे आपका जो कारण रहा है, और आपको इसके बारे में क्या खुशी है? आज कभी भी सरपंच संघ की रैली मीटिंग होती है तो मैं नहीं पहुंच पाता हूं, तो मुझे ये फक्र होता है कि मैं लड़ रहा हूं, क्योंकि सरपंच संघ का नाम भी मेरा दिया हुआ है। मैंने वो संगठन बनाया है, वो आज संगठन पूरे राजस्थान में लड़ रहा है। वो संगठन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ था। यूथ कांग्रेस से जुड़ा, एनएसयूआई से जुड़ा, और संगठन में रह के हम लड़ाई दिल्ली तक लड़े, जेल में गए। तो मुझे पता है कि जब संगठन होता है तो हमेशा संगठन में शक्ति होती है। तो मेरे दिमाग में उस समय आया कि क्यों ना हम एक बिखरे हुए सरपंच वर्ग, एक छोटी सरकार है, गांव की सरकार पंचायती राज है, इसकी एक सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए मेरे दिमाग में आया था। और उस टाइम मैंने खूब लड़ाई लड़ी थी। एक मुझे वाकया याद है कि मैंने सोशल ऑडिट को लेके एक फ़ाइट की थी। बूटिया में हमने सारे सरपंच इकट्ठे किए थे। वहाँ प्रशासन और हमारी आपस में ठन गई थी। यहाँ जिला कलेक्टर थे, उनके दिमाग में ठन गई कि सारा जिलाध्यक्ष बना घूमता है, और मैं जो है इनकी पंचायत का निरीक्षण करके इनको कहीं ना कहीं फंसाऊँगा। मैंने कहा भाई चोरी हम करेंगे नहीं। अब प्रशासन ही चोरी करवाए कि साला ये आप काम करो जिसमें नियमानुसार सरकारी चाहे कि ये गलत काम करो, फिर उसमें तो हमारा कोई इलाज नहीं है। अब जैसे मास्टर रोल में 500 रुपये में लेबर नहीं मिल रही है आज की तारीख में, और सरकार 200 रुपये में, तो कौन सी लेबर आके काम करेगी? 200 रुपये में कौन काम करेगा? तो ये तो सरकार की नीतियाँ गलत है, वो एक अलग बात है। बाकी हम तो करेंगे। तो एक पूरा 51 लोगों का जमावड़ा ला के मेरी पंचायत को चेक करने की कोशिश की थी। बाकी सब जगह भेजे, और कलेक्टर खुद मेरी पंचायत चेक करना, देख लो भाई हम क्या करते हैं। और तो सर, जैसे आपने बात करें, आपने अभी बताया कि जैसे पंचायतों के अंदर समस्याएं भी आई है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपकी जो इस ग्राम पंचायत में, पराड़िया में, समस्याएं क्या क्या है जिनका आप प्राथमिक रूप में समाधान करवाना चाहते हैं? जी, सबसे बड़ी बात
मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा, पराड़िया ग्राम के बाद में 70 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है भारत को आज़ाद हुए हर जगह सब चीज़ें पहुंच गई, परंतु पराड़िया एक ऐसा पंचायत है, ऐसे 5 गांव रेवेन्यू विलेज है जहां पानी आज भी हम चौहटन से ट्रैक्टर से लाते हैं। 1200 रुपये के पानी की टंकी आती है और वहाँ से लाते हैं, मतलब जितना अनाज का खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा हमारे को पानी का। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पानी की व्यवस्था। अभी नर्मदा का नहर जो चालू हुई है उसमें हालांकि सम्माननीय हमारे विधायक अमीन खान जी ने एक प्रशासन को बोल के हमारे को एक कनेक्शन करवाया है। हालांकि पूरी तरह से हम अभी नहीं जुड़ पाए हैं, शायद चौहटन सेकंड फेज से जुड़े हुए, परंतु अभी रिलीफ हमारे को ये ज़रूर मिली है कि एक कनेक्शन कराया, उससे कम से कम हमको थोड़ा बहुत पानी पीने को आज़ादी के 70 साल बाद में वो इतना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ अगर वो कनेक्शन हमारा यथावत रहता है तो मैं कम से कम 5 पहाड़ों में 5 रेवेन्यू विलेज है वहाँ तक पानी की सप्लाई करूँ, गाँव तक पहुँचे। और दूसरा एजुकेशन टू बी मस्ट है। देखो यह मुस्लिम एरिया ज़्यादा है तो पढ़ाई एससी और मुस्लिम और एसटी इनमें पढ़ाई की तरह रुचि कम है, तो इनको मोटिवेट करते हैं कि भाई पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। हमारे विधायक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है, अभी तो हालांकि राजस्थान सरकार ने हर ग्राम पंचायत पे करने का निर्णय लिया है। और बाकी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी तक मिडिल 8वीं तक स्कूल करवाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि इस बाड़े में भी हो। और बाकी सुविधाएं जो सरकार देती है, मूल रूप से हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं, शिक्षा मस्ट है और पेयजल, ये हमारा मोटा काम है। और हॉस्पिटल का भी एक बहुत बड़ा सैंक्शन हो रखी है, वो काम हो जाएगा तो हमारे को मूलभूत 3 सुविधा मिल जाएगी, तो मैं सोचता हूँ हम सफल है। बिल्कुल। तो सर अगर अपने बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो जैसे बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या प्रयास है? हाँ, उसके लिए मैंने विधायक महोदय से भी बोला है। मैंने हालांकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव में है तो यहाँ से 3-4 पहाड़े अलग पड़ते हैं, वहाँ हैं। मैंने विधायक महोदय से भी निवेदन किया है, मैं सरकार को भी लिखूंगा कि भाई जो पर रेवेन्यू विलेज मिडिल स्कूल है और उसके अलावा एक जो है बालिका के लिए अलग से स्कूल हो, तो बच्चों के जो माता पिता हैं उनको, एक ग्रामीण परिवेश है, शहर का परिवेश है नहीं, तो वो उनको झिझक नहीं होगी। बच्चियों की अगर स्कूल होगी तो बच्चियों को पढ़ाने में झिझक नहीं होगी, तो बालिका शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार को भी लिख रहे हैं, हम प्रयास रहते हैं कि बालिका के लिए अलग से स्कूल हो। जी सर, एक हमने भी देखा था कि प्रत्येक चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आपका सहयोग भी किया। तो सर युवाओं के प्रति आपके कार्य क्षेत्र में क्या विकास कार्य रहेंगे? भाई युवाओं का काम देखो, हम मोटिवेट कर सकते हैं युवाओं को। सबसे बड़ी बात है कि हम मोटिवेट करें किसी को भी आगे बढ़ने के लिए। और पंचायत के पास इतना, अगर मेरा ब्रॉड कुछ क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, जब मैं विधानसभा में अगर हूँ तो मेरे हाथ में बहुत कुछ काम हो तो मैं वहाँ पे लड़ सकता हूँ। ग्राम पंचायत का मामला है, ये चुनिंदा कुछ चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक कुएं वाला मेढक वाला कुआं है, उसके अंदर ही पंचायत का मामला है, सरकार देती है उसी पे चलता है। आजकल तो सरकार भी पैसे नहीं दे रही है, हम सरपंच बने तब से 1 पैसा भी नहीं आया है। तो इस स्थिति में युवाओं के लिए करना क्या है ये तो बड़ी बात है, पर हम मोटिवेट कर सकते हैं कि एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करें, खेल की तरफ मोटिवेशन करें और स्वरोजगार की तरफ मोटिवेशन करें। ये मेरा हमेशा रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपना सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी तरफ मत देखो, कुछ अपना रोजगार भी खुद तैयार करो। बिल्कुल। एक सर जहाँ बात करें अपने पंचायत क्षेत्र की, तो अपने जो सरपंच साहब है वो भी एक महिला है, तो महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति आपकी क्या विचारधारा रहेगी? तो महिलाओं को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि मैं आज उनका हक मार के आपके सामने बात कर रहा हूँ, मुझे खुद को गलत लग रहा है। पर वो प्रॉब्लम ये रही कि वो एजुकेशन रही नहीं, पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं है तो वो आके आपके सामने कैमरे के सामने आज नहीं बोल पा रही। ठीक है, अगर वो पढ़ी होती 10th 12th या ग्रेजुएशन होती तो मेरे को यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरपंच खुद बात करती, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल देखी नहीं। तो मैं मोटिवेशन यही कहना चाहूँगा समाज को, मेरी बात सुनने वालों को, कि मैं गलत जगह पे बैठ के बात कर रहा हूँ, पर आप कम से कम अपने बच्चियों को इतना पढ़ाएं कि मेरी तरह आगे कोई दूसरा बात ना करे, जो भी प्रतिनिधि बने वो खुद बात करे। ये मेरा यही संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा ही अहम कड़ी है, तो उसी से ही उनका सुधार हो पाएगा।
तो सर अगर अपने बात करें कार्य क्षेत्र में, आपने बताई कि काफ़ी समस्याएं हैं, पेयजल की भी थी और उसका समाधान भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर अपने बात करें आपके विकास कार्यों की, तो आपके कार्यकाल के अंदर जो इस सरपंच पद वाले में क्या क्या विकास कार्य हो पाए? जी, मेरे यहाँ पे मूल रूप से ग्राम पंचायत एक गाइडलाइंस में बंधी हुई रहती है। जो काम होते हैं सरकार पैसे देती है उसी से होते हैं। और अभी मेरे सीनियर हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग नई बनी है और उसके सारे बाउंड्री वर्क्स वगैरह सारे करके काम चल रहे हैं। ग्राम पंचायत भी नई बन रही है और उसका भी काम चल रहा है। उसके अलावा नरेगा में टाँके वगैरह, जो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पानी की है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है कि पानी हार्वेस्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए टाँका ज़रूरी होता है। हर किसी को ज़रूरत रहती है। तो कम से कम 100-125 टाँके अभी मैंने इस कार्यकाल में बनवाए हैं लोगों के लिए, और वो भी बारिश से पहले ही बनवा दिए थे। काफ़ी वो पूरे भर भी चुके थे। तो लोग बाग काफ़ी खुश हुए कि जब आपने टाइम पे। हालांकि सरकार ने अभी तक, हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हम काम तो करवाएं, मगर सरकार पैसा अगर टाइम पे नहीं देती है तो ठेकेदार टेंडर करना पड़ता है। टेंडर में वो भी पैसा नहीं लगाते, फिर देख गड़े पंचायत कहते हैं कि साहब अब हमको काम करवाना पड़ता है मजबूरी में कि भाई पब्लिक ने चुना है, भाई आपको पैसे लगाओ। तो सबसे बड़ी बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वो इलेक्शन भी बड़ी मुश्किल से लड़ पाते हैं और सरकार का काम कैसे कर पाएंगे। उनका पैसा, सरकार को भी पैसे दे के काम लगाएं, 2 साल बाद में पैसे मिले, ये थोड़ा पंचायतों में काम करने में मुश्किल है। तो इस तरीके के काम हमारे हैं। स्कूल के कुछ काम हुए हैं, पंचायत के काम हुए हैं। अब 5 बाड़ों में पानी को पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी। तो सर अगर अपने बात करें जहाँ तक कि आपने सरपंचों की और पंचायतों की जो स्थिति है उसको काफ़ी नज़दीकी से देखा है, और इसी कारण आपने जो बताया था हमें कि जैसे सरपंच संघ का जो आपने निर्माण किया था, तो अभी अपने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया है जो सरपंचों की मांग को लेके। तो सर पंचायती राज में भी ऐसी योजनाएं बहुत सी हैं जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। तो इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या सुधार होना चाहिए? आपकी बात सही है। जो अभी ज्ञापन भी दिया गया उसमें हालांकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया है उस चीज़ पे। कुछ सरपंच एक छोटे लेवल पे सरकार है, उसकी भी बात को सुनी जाती तो शायद आज जो कर्मचारियों में माहौल है खुशी का, वो आगे लाभ देगा कांग्रेस को। अगर पंचायती राज की सुनती तो मैं समझता हूँ हर ग्राम पंचायत से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था, मगर किस कारण से नहीं, पूरे बजट में नाम नहीं आया, जो ठीक नहीं है, करना चाहिए था। बाकी आपने बताया योजनाओं का, तो मेरा मानना ये है कि अभी तो हालांकि मैं खुद सरपंच नहीं हूँ, इसलिए मैं पदाधिकारी संघ का भी नहीं हूँ। कुछ लोग अभी भी हैं जो सरपंच नहीं है मगर पदाधिकारी हैं, मगर मैं उसमें विश्वास नहीं रखता क्योंकि मैं खुद सरपंच नहीं हूँ तो पदाधिकारी नहीं बन सकता, मेरा ज़मीर ये अलाउ नहीं करता। तो सरपंच संघ के पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी है जिले लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कुछ ऐसी कार्यशालाएँ लगानी चाहिए जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका पता नहीं है या फाइलों में पड़ी है, उन फाइलों को जो है ब्लॉक लेवल पे या जो सेमिनार करके लोगों को बतानी चाहिए, प्रतिनिधियों को बताना चाहिए। जैसे एक संगठन है वो आके सब सरपंचों को बताता है ये योजना है आपके लिए है, तो जो नए सरपंच बने हैं उनको भी पता लगे ये योजनाओं का हम फ़ायदा दिलवा सकते हैं। तो मेरा ये कहना संगठन से है कि वो इस तरीके से पंचायत के छोटे स्तर तक पहुंचा दी जा सकती है। जी। तो सर अगर देखो बात करें आपकी राजनीतिक कार्यकाल की, तो जनता का जुड़ाव हमेशा आपके साथ रहा है और अब की बार भी जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है। तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत पराड़िया की जनता को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गांव का मुखिया बनने का गौरव दूसरी बार दिया है। जी जी। और सबसे बड़ी बात, पहली बार मुझे निर्विरोध इसी गांव ने बनाया था, मुझे निर्विरोध सरपंच बना गया। इस बार भी निर्विरोध ही सरपंच चुना गया था, मगर आपस में थोड़ी सी विवाद की वजह से चुनाव होने पड़े। 500 वोटों से मैं वापस जीते हैं हम लोग। तो मैं तो धन्यवाद के अलावा क्या दे सकता हूँ उस जनता को जिसने मेरे को दूसरी बार मौका दिया सेवा करने का, और उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे से जितना हो पाएगा और मेरे में जब तक सांस है तो मैं इन लोगों का एहसान चुका तो नहीं पाऊँगा, मगर इनके लिए लड़ता हमेशा रहूँगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ
पराडिया के जो सरपंच प्रतिनिधि तुर्ताराम जी। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर सफ़र करके हमारे यहाँ आए और आपने समय दिया, और आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाओगे, उसके लिए भी शुक्रिया। थैंक यू सर।